भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि अयोध्या में आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। छोटी दिवाली, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, डीडी न्यूज की तरफ से। लेकिन कुछ खास बातें बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में है, और अयोध्या में क्योंकि मंदिर बनने के बाद, भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली है ये। रामलला पहली बार अपने भव्य मंदिर में ये दिवाली मना रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन है, और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कह रहे थे। कई उन्होंने हमले बोले पुरानी सरकारों पर, कांग्रेस पार्टी पर और खासकर समाजवादी पार्टी पर, कि किस तरह से रामलला को बेड़ियों में रखा गया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, और किस तरह से इस मुद्दे पर अब तक राजनीति होती रही। तो आज जब हम चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जरा बटेंगे तो कटेंगे से लेकर अयोध्या में जो परिवर्तन आया है दीपावली पर, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा कैसे छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हर दिन बदल रही है। नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख 4 है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के अंदर भी एक और बंधन है, और सब उससे निकलकर मुक्त होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं, और एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़ी है। कहीं जगह तो ऐसा लग रहा है कि साठगांठ है या फिर की गांठ है सबके बीच में, ये भी तय कर पाना मुश्किल है। तो जरा महाराष्ट्र की ये राजनीतिक गांठें सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, और समझने की भी कोशिश करेंगे, और साथ ही चर्चा होगी बटेंगे तो कटेंगे से लेकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है उस पर भी। लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान और तस्वीरें, उसके बाद शो की शुरुआत। Now I am an official candidate of Nationalist Congress Party. I am very much thankful to Ajit Pawar ji, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji. नवाब मलिक तो टेररिस्ट है, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, वो दाऊद का एजेंट है। और इस प्रकार के नवाब मलिक को टिकट देकर अजीत पवार एनसीपी ने धोखा किया है। 3 तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है। उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। BJP is giving candidates to Shinde Group and NCP Ajit Pawar. What is this? Is it happening any part of the country? Alliance partners को जबरदस्ती बीजेपी के कैंडिडेट बना देते हैं। यही बात है, लोग इसको जवाब देंगे। सत्ता स्थापन करने के लिए शिवसेना को साथ में, तो कांग्रेस कम हो रही है ना। शिवसेना आ गई 80 जगह 90 जगह, कांग्रेस के कार्यकर्ता रह के कांग्रेस को सीट नहीं मिलती। एनसीपी की जगह नहीं है, वो एनसीपी ले रही है, कांग्रेस को दबा रही है। तो राजनीति में त्याग की जगह है या नहीं है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी अजीत पवार, लेकिन एनसीपी ऑफिशियली नाम उनकी पार्टी का ही है, तो वो भी पक्ष रखने के लिए आप सभी का स्वागत है। और एक खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा बारीकी से बहुत ही कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। ज़रा आज उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गांठें हैं क्या सुलझ पाएंगी या नहीं सुलझ पाएंगी। लेकिन शुरुआत में ज़रा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये बात वैसे तो देखिए अखिलेश यादव ने कही, जो आपके तो पार्टनर नहीं है, कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। लेकिन बात ऐसा लग रहा है कि लागू आपके गठबंधन पर हो रही है। कोई त्याग करने को तैयार नहीं है, ना अजीत पवार, ना ही शिंदे जी, ना ही बीजेपी। नहीं, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस बयान से असहमत हूं। राजनीति तो है ही सिर्फ त्याग की जगह। हमारे जो राजनेता हैं
वो लगातार काम करते हैं, ना उस समय वो परिवार को देखते हैं, ना अपने खुद के स्वास्थ्य को देखते हैं, तो त्याग तो करना पड़ता है। तो मैं उनकी इस बात से असहमत हूँ। राजनीति हो सकता है शायद वो मौज मस्ती के लिए राजनीति में उतरे हों, पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में इसलिए नहीं है सत्ता में। हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए, और लगातार हम लोग त्याग को महसूस करते, त्याग को हम लोग करते भी है। जहां तक बात अभी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग महायुति के सक्रिय एक राजनीतिक दल में से एक हैं। महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के आदरणीय अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री हैं, और वहां हम लोग एकजुट होकर गठबंधन में काम कर रहे हैं। अब जहां तक कुछ जगह अगर आज की तारीख में अगर सीटों को लेकर तो 2-3 लोगों ने अगर वहां पर अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं। सर सीधे बात करते हैं ना, सीधे बात करते हैं बृजमोहन जी। नवाब मलिक क्या हुआ? नहीं ना, मैं सोचता हूँ नवाब मलिक जी के मामले में ऐसी कोई नई बात नहीं हुई है। जिस समय हम लोगों ने एनडीए में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, उस दिन भी आदरणीय नवाब मलिक साहब हमारे विधायक थे, और ये बात सबों को मालूम है, और उसके बाद से लगातार वो हमारे विधायक। लेकिन ये सीट जो है शिवाजी मानखुर्द की सीट, बृजमोहन जी, ये आपके हिस्से में नहीं आई। ये जिनके हिस्से में आई उनका नाम है एकनाथ शिंदे। उन्होंने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए उनका नाम है सुरेश पाटिल। तो नवाब मलिक कहां से बीच में आ गए फिर? नहीं, अगर आप इस बात को कहती हैं तो जहां से अभी सना मलिक खड़ी हुई हैं अनुनगर से, वहां पर भी शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ये अभी बैठ के तय हो जाएगा। देखिए एक बात आप समझिएगा, तीनों पार्टियों के जो हमारे प्रमुख नेता हैं, ये सब बहुत ही परिपक्व हैं और राजनीति में लंबे समय से हैं। आपस में बातचीत करके इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। और हम लोग इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि जब गठबंधन में काम करते हैं तो गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं, और उन मर्यादाओं को हमारे नेता भी समझते हैं। उसके अंतर्गत बात हो जाएगी। मैं सोचता हूँ ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसपे कि बहुत ज्यादा चिंतित हुआ जाए या जिसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा की जाए। आरपी सिंह जी, मुद्दा तो साफ ही है। अब मतलब अभी तो 4 तारीख में कुछ दिन बाकी हैं, और तब तक हो सकता है कि एनसीपी की तरफ से समझा लिया जाए, या जो भी कुछ होगा वो तो बृजमोहन जी कह ही रहे हैं कि सुलटा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसी बयानबाजी आपको लगता है कि ठीक है? जिस तरह की बात किरीट सोमैया कह रहे हैं कि अजीत पवार ने धोखा दिया है, अजीत पवार के खिलाफ हमारे जो प्रत्याशी हैं हमने उनका कैंपेन शुरू कर दिया है और ये धोखेबाजी चल रही है, इस तरह की बयानबाजी आपको लगता है ठीक है? ये देखिए, अभी नॉमिनेशन भरे गए हैं, विड्रॉल की तारीख 4 है। इस सब पे 4 तारीख को चर्चा कर लेंगे कि कौन सा कैंडिडेट रहेगा, कौन सा कैंडिडेट रहेगा। जो अभी एनसीपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि आपस में बैठकर जो चिंता करनी कर ली जाएगी, और उसमें ये इशू रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। जितनी ये आपस में थोड़ा बहुत इश्यूज रह गए हैं ये रिजॉल्व होंगे। हर सीट पर एक ही कैंडिडेट होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और कहीं पर अगर कहीं कैंडिडेट हैं तो उनकी भी चिंता की जाएगी, क्योंकि अभी दोनों धड़ों में, महाविकास अघाड़ी हो या महायुक्ति हो, दोनों धड़ों के ही कई जगहों पर आप आमने सामने कैंडिडेट है। इसी सीट पे जिसका आपने अभी नाम लिया मानखुर्द, उसमें समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट और शिवसेना के कैंडिडेट भी हैं, उद्धव गुट के कैंडिडेट भी हैं, आमने सामने हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर 4 जो मेन लाइन पार्टीज हैं, चारों मेन लाइन पार्टीज के कैंडिडेट हैं। अभी हमें पता नहीं कि अखिलेश यादव जी का इस पूरे जो महाविकास अघाड़ी उसमें उनके साथ उनका क्या समझौता हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ। तो जो मूल बात है वो ये है कि लोगों का मन क्या है। आज लोग क्या चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चले, वहाँ पर जो साधन खुले हैं काम के वो हो, जिस प्रकार से वहाँ पर लगातार निरंतर तरक्की हो रही है वो हो या नहीं हो, या उस पर ब्रेक लगे। जहाँ जिस प्रकार से महिलाओं की चिंता की जा रही है, महिलाओं को आज जो राशि भेजी जा रही है हर महीने के महीने, वह चलती रहे या बंद हो। क्योंकि आपने तरक्की की बात कही आरपी सिंह जी, तो अभी हमने दिखाया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, और आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक बड़ा दिन है देश की जनता के लिए भी और अयोध्या की जनता के लिए भी। अब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया आज खुले तौर पर कि इतने सालों तक किसने बंद रखा रामलला को? समाजवादी पार्टी ने। किसने वहां पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाई? समाजवादी पार्टी ने। और आज अगर वहां पर रामलला विराजमान हैं और खास करके लोग उत्साह के साथ वहां पर उत्सव मना रहे हैं, तो वो किसकी देन है वो भी उन्होंने बता दिया। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र, जरा शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि आपका पोस्टर तो है, ना बटेंगे ना कटेंगे, लेकिन वहां तो कुछ और समझ में आ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को छोटा भी कर देना भारतीय जनता पार्टी की नियति है। आप मुझे बता दीजिए कि जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया हो उसे कोई बंद कैसे कर सकता है? योगी जी को ये नहीं समझ आता है कि आप मुझे बता दीजिए, योगी जी क्या सूर्य को किसी टेंट में रख सकते हैं? और सूर्य को निगलने वाले हनुमान जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के एक सेवक थे, उनकी इतनी ताकत थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कितनी ताकत होगी? और वो कहते वो टेंट में रहते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया ने देखा है, रहते तो थे ना टेंट में। आप क्या मानती है इस बात को? आप सूर्य को टेंट में रख सकती है क्या? अरे तो टेंट में तो थे ना। सूर्य को टेंट में रख सकती हैं आप? मुझे बताइए। या नहीं थे? सूर्य को टेंट में, हाइपोथेटिकल सवाल नहीं, जो हकीकत है वो बताइए। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जिसने सृष्टि बनाई हो कैसे टेंट में रह सकता है? आप लोग इतना छोटा कैसे सोच सकते हैं किसी भगवान के बारे में? तो क्या था फिर वो? पूरे दुनिया का टेंट देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिस टेंट में आपका शो चल रहा है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिया, और वो खुद टेंट में कैसे चले जाएंगे? मुझे बताइए। तो वो ये क्या तो भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है, जो अपने राजनीति के लिए भगवान को भी इतना छोटा करके देख सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, इस देश का और कोई नहीं कर सकता। वो टेंट था या नहीं था? बिल्कुल नहीं था। क्या था वो? बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक टेंट में आप कैसे कह सकते हैं? जो आप कह रही हैं इसका मतलब आप उनका अपमान कर रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सृष्टि बनाई, पूरा आसमान बनाया, धरती बनाया। राकेश जी, वो क्या था जिसमें हम जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे? वो टेंट नहीं था क्या? स्वाभाविक है कि वो टेंट था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इतनी तेजस्वी और भगवान राम के प्रति आस्था है समाजवादी पार्टी की, तो लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद सपा सांसद क्या राम दर्शन करने गए? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, आप जो पॉलिटिकल बात कर रही हैं, तो अयोध्या में लाखों दीप प्रज्वलित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। वहीं एक बड़ी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी का अकेला दिया टिमटिमा रहा है अबू आजमी का, उसे बुझाने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना कि गठबंधन में गांठ पड़ गई है, वो गांठ नहीं है रीमा जी, वो 60 गांठ के तहत नवाब मलिक जी को वहाँ उतारा गया है। कारण ये है कि नवाब मलिक जी जब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अबू आजमी जी जो अभी एक छत्र वहाँ मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पे राज कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक फैक्टर आएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक का जितना विरोध करेगी, नवाब मलिक वहाँ उतने मजबूत होंगे, क्योंकि उत्तर भारतीय मुस्लिमों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है। हाँ। आपके मानपुर खुर्द में। और आप मुंबई रीजन देखें तो मुंबई रीजन की 10 सीटें ऐसी हैं जहां गुजराती और उत्तर भारतीय मुसलमानों का वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया। एक मिनट आते हैं इस पे, महाराष्ट्र पे आते हैं। मैं सोच रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा हो गया, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ललकारा वो एक बड़ा मुद्दा हो गया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, टेंट तो नहीं था, ये तो देखिए राकेश शुक्ला जी ने भी बता दिया, लेकिन अजय वर्मा जी आपको भी नहीं छोड़ा है योगी आदित्यनाथ जी ने। आज उन्होंने बोला कि किसकी सरकार थी वो जिसने ताला लगाया, नहीं खुलवाया, फिर खुलवाया, क्या हुआ? और अभी भी दीपावली पर भी उम्मीद लगाई जा रही थी, हो सकता है भाई भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन अयोध्या से कुछ बैर सा हो गया है क्या? अजय जी अनम्यूट कीजिए। डीडी न्यूज के दर्शकों को और देश के 145 करोड़ लोगों को दीपावली की और इस पंच महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत दीपावली शुभ। राजनीति तो चलती रहती है, दिवाली एक साल में एक बार आती है, राजनीति तो रोज होती है। अब आप देखिए, ये भाजपा की मानसिक दिवालियापन है इनका, इनके नेताओं का, कि भगवान राम को छोटा। कोई कहते हैं मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, नड्डा जी कहते थे नरेंद्र मोदी जी तो अब देवताओं के भी राजा हो गए, संबित पात्रा कहते हैं भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो इनकी मानसिकता की तुलना तो संसार में किसी से नहीं की जा सकती। ये तो महामानव है और नॉन बायोलॉजिकल है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको तो छोड़ दीजिए प्रिय। योगी जी भी, मोदी जी भी और इनके टीम के सारे प्रोपोगंडिस्ट और इनके प्रवक्ता ज्ञानी और इनके सारे लोग। योगी जी का अपना एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए, उनको परीक्षा देनी है, उनकी पद जो है छीनने। पहली दिवाली है ना रामलला की भव्य मंदिर में, या नहीं? इसको भी आप डिनाई करेंगे अजय वर्मा जी? भगवान अजय राम जी तो पहली दिवाली है या नहीं है? भगवान राम तो हमारे दिल दिल में कण कण में मौजूद हैं, आपके शायद हो या ना हो, क्योंकि अनंत आदिकाल से भगवान राम ने सृष्टि बनाई, डीडी न्यूज बनाया, आपको बनाया रीमा जी, मुझको बनाया, ये भगवान की मेहरबानी है, हमने उन्हें नहीं बनाया। तो ये बड़ी छोटी और तुच्छ बात है जो तुच्छ मानसिकता के लोग कहते हैं। राहुल गांधी को बनाया नहीं बनाया वो। अब अजय जी एक और प्रोपोगंडिस्ट, अब आगे आपको दिवाली मुबारक पहले सुन लीजिए सर।
राहुल गांधी को बनाया नहीं बनाया ये बता अरे दीजिए। वो दिवाली मुबारक कह रहे हैं आपको आरपी सिंह जी, दिवाली मुबारक। दीपावली की आपको शुभेच्छाएं। अजय जी, दीपावली की आपको शुभेच्छाएं। नहीं बोला था, बेचैन क्यों नहीं, आपने कहा दिवाली मुबारक, तो मैंने करेक्ट किया आपको कि आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, शुभ दीपावली कहना है। हाँ, देखिए सुन लीजिए तो मैं पूरा कर दूं, आपने मुझसे पूछा है। देखिए, इस चुनाव में देश की सरकार ने जो तानाशाही कर रखी है, तो जो बेरोजगारी बढ़ा रखी है, इस चंदा लो धंधा दो वाली पार्टी को, इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली पार्टी को, प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक की मैं पार्टी अयोध्या पर बात कर रही हूँ, आप को, कहाँ चले गए अजय जी? हम महाराष्ट्र में भी अयोध्या पर आइए, अयोध्या हमारी युति सुन शुभ लीजिए, दीपावली पर आइए जरा। झारखंड में भी हराने जा रहे हैं। अरे भाई सुनिए अजय जी, अयोध्या से क्या बैर है कांग्रेस का? मेरा सवाल तो ये था, आप वहां नहीं आ रहे हो। अयोध्या से तो देखिए मैं वहीं आ रहा था, आप अयोध्या से तो बीजेपी वाले डरे हुए हैं। भगवान राम ने तीर मारा, अयोध्या हरा दिया, इसीलिए सीट पे चुनाव नहीं करा रहे, कोर्ट में भेज देते हैं। अरे 56 इंच था तो 10 सीटों पे कराते चुनाव, फिर एक अलग से क्यों करा रहे हैं? और सारे प्रशासनिक तंत्र और आदर्श शक्तियां और अपने गठबंधन को लगाने के बाद भी भगवान श्री राम आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी, हनुमान जी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं जाएंगे अयोध्या, ये मैं जानना चाह रही थी। बद्रीनाथ में केदार बद्रीनाथ का लगा, और देश में सब लीजिए, आप सबका तीर लगा हुआ है ये, लेकिन ये लोग तो बेचैन लोग हैं। माँ वैष्णो देवी में क्या हुआ? आरपी सिंह जी जवाब नहीं, माँ वैष्णो देवी में क्या हुआ ये बता दीजिए। सुफड़ा सा हो गया जम्मू में सुफड़ा सा हो गया आपका, एक सीट नहीं जीत पाए आप जम्मू के अंदर। हमारी है माता वैष्णो देवी, आपकी नहीं होंगी। जम्मू में एक सीट नहीं जीत पाए आप, तो ये सब मत बताइए। हमारी है माता वैष्णो देवी, आपकी नहीं है। अरे सर, माँ वैष्णो देवी सबकी है। नहीं, आपकी कैसे? इस देश में 140 करोड़ जो लोग रहते हैं सबकी है, और जिस धर्म जाति में जिसमें मर्जी हो सबकी माँ वैष्णो देवी है। और आपने एक ऐसा कह दिया कि भगवान श्री राम को आप ही टेंट से उठा के वहां ले गए, वो सबके मन में बसते हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भगवान बड़ी कृपा है सर, इतना बता दीजिए, राहुल गांधी के मन में बसते नहीं बसते? अरे ये तो बता दीजिए, राहुल गांधी के मन में बसते नहीं बसते? अब तक तो राहुल गांधी गए नहीं वहां पर, प्रियंका वाड्रा के मन में बसते नहीं बनते? वो सोनिया गांधी जी के मन पे बसते नहीं बसते, ये बता दीजिए। अजय वर्मा जी, आपके मन में बसते हैं? अच्छा छोड़ो, बाकी छोड़ो, आपके मन में बसते हैं क्या? आपका जाना हुआ दर्शन कर आए नहीं आए? आप दर्शन कर आए नहीं आए? अरे कैसे बसेंगे? जो लोग जाकर बाबर की मजार पर मत्था देखते हो, उनके मन में कैसे बचेंगे? जो लोग औरंगजेब जो 1.25 मन जनेऊ रोज चलता था, औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज चलता था, 50 किलो जनेऊ रोज चलता था, उसकी मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हो, उनके मन में राम कैसे बसेंगे? उनके मन में राम कैसे बसेंगे? तिरंगा फहराने में अच्छा मैं बताता हूँ, बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, आपके मन में राम बसते हैं क्या? आपके मन में राम बसते हैं, हाँ या नहीं? टिकट देते हो। अच्छा बताइए ना, आपके मन में राम बसते हैं, हाँ या नहीं, ये बताइए। बापू बलात्कारी बापू के शिष्य हो, उनको तो दुनिया जानती है कि कौन है, क्या है, कैसे है। हमारे तो कणकण में राम है, मन मन में राम है। अरे मन मन में राम है तो मंदिर जाकर मत्था देखने में क्या जा रहा है आपका? इसका मतलब आप बाबर के, आपके मन मन में बाबर है, आपके मन मन में बाबर है, हम तो अभी भी आपके मन मन में बाबर है, तभी तो बनकर हमें कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, इसी मुद्दे पर आते हैं। रुकिए। आप गुरुद्वारे गए? अच्छा ठीक है, जो जुलूस निकला था अभी प्रियंका वाड्रा, आप दोनों के बीच ही डिबेट नहीं चलती रहेगी ना। एक सेकंड रुकिए आरपी सिंह जी, ओके आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे को। 1 मिनट रुकिए अजय जी, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। अजय जी अब रुकिए, आप दोनों एक दूसरे के बीच ही लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे होगा? डिबेट करते हैं ना। अब रुकिए नहीं, हो गया, जवाब आ गया। कब कैसे बता देना मेरे को जाने से पहले। ये आसाराम बापू के शिष्य हैं। अरे आसाराम छोड़ो, अरे भगवान श्री राम की बात करो। भगवान श्री राम के मंदिर गए थे अजय? हम तो रोज ही वहीं रहते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर कभी जाना हुआ या नहीं हुआ? मत्था देखकर आए या नहीं आए, ये बताइए। आप बताओ कब गए थे? हाँ मैं तो गया था, 23 जनवरी को गया था, सुबह 8 बजे गया था। और अभी कॉम्पिटिशन थोड़ी ना चल रहा है, रुकिए 1 मिनट रुकिए अजय जी रुकिए। आप प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यही सवाल आपसे है। आरपी सिंह ने यही पहले बात बोली थी ना, और राकेश शुक्ला जी ने भी बोला। अखिलेश यादव से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अयोध्या सीट जीतने के बाद शायद वो जाएं, लेकिन क्या हुआ? तो ये जो तुष्टीकरण और वोट बैंक,
इन दोनों के साथ जो एक तालमेल बिठाने की कोशिश है, तभी तो वो सवाल खड़े होते हैं ये सारे। और फिर बटेंगे ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से चलेंगे। कहाँ चल पा रहा है आपका पीडीए? नहीं चल पा रहा, और पीटेंगे भी। रीमा जी, एक मुहावरा है, मन है चंगा तो कटौती में गंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या कई बार गए, लेकिन वो जा करके नारा कौन सा निकाल के ले आए मुझे बताइए? काटने का, बांटने का। ये कौन सा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं मुझे बताइए? वो तो कह रहे हैं ना बटिए मत। अब सुन लीजिए, उनका कहना है बटिए मत। कहाँ बांटने की बात कर रहे हैं वो? मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श नहीं है। उनके यहाँ जाके इन्होंने कैसे सीखा? ऐसे लोग जो काटने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के जल्लाद हैं और वो राजनीति के कसाई हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और देश की जनता ने 24 में बताया, इंडिया गठबंधन के लोगों की दिवाली मनवाई अयोध्या में। और भारतीय जनता पार्टी को ना अयोध्या से, प्रयागराज से और चित्रकूट से ये संदेश दिया कि आप लोग विभाजनकारी और निगेटिव पॉलिटिक्स बंद करिए। ये देश बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, उनमें आपस में कोई भेद मत करिए, जहर मत घोलिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का दिमाग अगर नहीं खुल रहा है तो उपचुनाव में मेरा एक ही सवाल है। नहीं, इसी से रिलेटेड सवाल है। अगर बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स का विषय होता, वैसे तो आरपी सिंह इस पर जवाब देंगे, लेकिन अगर ये बीजेपी के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स का विषय होता तो हार गई थी ना चुनाव अयोध्या से। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ लगातार जा रहे हैं और वहां पर बात कर रहे हैं। अगर सीट का विषय होता तो उनको भी नहीं थी जरूरत, जैसे आपकी अगर दलील पर विश्वास किया जाए तो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेगेटिव पॉलिटिक्स के पापों का प्रायश्चित करने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से माफी मांगने जाते हैं। ऐसा कर्म क्यों करते हो? लोगों को क्यों बांटते हो? अभी आज जौनपुर में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट दिया गया तलवार से। जब प्रदेश का मुखिया काटने की बात करेगा तो ऐसे जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में होंगे, लोग कटेंगे, थाने में लोग बिना पानी के मार दिए जाएंगे। ऐसा कौन सा शासक होता मुझे बताइए? ऐसा कौन सा नेता होता है जो किसी के मरने पे पानी नहीं देता है? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का रवैया मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश के लोग क्या यही समझ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, सरकार बनवाए थे, कि उनके बच्चे को थाने में मार दिया जाएगा? मोहित पांडे को मार दिया जाएगा थाने में, और अनुज गौतम को मार दिया जाएगा थाने में, मंगेश यादव को मार दिया जाएगा, अनुज प्रताप सिंह को थाने में मार दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी जाति को नहीं छोड़ रहे हैं। जिसका मन हो रहा कत्लेआम खुलेआम कर रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कानून का राज होता तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 नहीं होता। इससे कानून कायम नहीं होता है। ठीक है, किसी भी राजा, किसी भी शासक, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। लेकिन चिंता है नहीं इनको। 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, इनके हिसाब से ये महाराष्ट्र में भी लगा है और ये यूपी में भी लगा है। इनके लिए समाज जितना है, ये इसी में तो माहिरता है इनकी। और ये कह रहे हैं ना कि प्राश्चित तो इनको करना पड़ेगा। मेरी बात नोट कर लें, 2027 के अंदर भी प्राश्चित करेंगे और भी ये जो बाई इलेक्शन और इसमें प्राश्चित करेंगे। बहुत बुरी तरह। सर मैंने आपको टोका नहीं, देखो धनंजय अच्छी बात नहीं ना, मैं स्टूडियो में मैं भी हूँ, आप भी, मैं भी टोक सकता था आपको बीच में। ये डिबेट का सिस्टम नहीं है। तो दिखता है कि अगर मन में थोड़ा भी प्राश्चित करने की बात होती तो जाते कहते रामलला जी हमसे गलती हुई, हमने आपके भक्तों पर गोली चलाई, हमसे गलती हुई, हमने ये कहा कि हमारे बस का चलता तो हम और भक्तों पर भी गोली चलाते, ये कह सकते थे और जाकर माफी मांग लेते। और भक्तों पर भी चलाते या नहीं चलाते? नहीं, भक्तों पर गोली चलाते, ये तो इन्होंने और चलाते, हाँ और चलाते, हाँ और गोली चलाते, ये तो इनके क्लेम्स हैं। हमारे प्रायश्चित कैसे होगा? नहीं, जो मूल बात है वो ये है कि ये समाज को बांटकर, जो हिंदू समाज है उसको बांटकर, और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ मुसलमानों को इकट्ठा कर राजनीति कर रहे हैं। अभी इनके नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने इनको कहा था अखिलेश, उन्होंने क्या कहा था कि हमें ये, उनके वीडियो वायरल हो गया था कमलनाथ जी का, कि हमें ये वोट मिल जाए, हमें आपके वोट 90% मिल जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। हम फिर मैं तो जो बात आप छोड़ गई बीच में, राहुल गांधी ने का बयान है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाकर कहा, पत्रकारों से भी, एक पत्रकार से कहा कि हम तो आप ही की पार्टी हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। असल में क्या है कि बड़ा क्लियर टारगेट है कि हमको किसी ढंग से भी मुसलमानों के वेट कंसोलिडेट करने हैं। हालांकि उनके बीच, मुसलमानों के बीच में जातियां हैं, उनके यहाँ भी अलग अलग जातियां हैं, पर उनके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। उसको वोट जिहाद कहा गया और वो स्लोगन फिर आ गया। लेकिन अजय वर्मा जी शायद कुछ जवाब दे रहे हैं, फिर ब्रिजमोहन जी के पास में जाऊंगी। अजय वर्मा जी अजय वर्मा देखिए, आरपी सिंह जी को अब मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय आ गया है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो
तो ये भूल जाते हैं कि इन्हें कब कहना चाहिए। अपनी पिछली पार्टी के बारे में बात करते करते उनकी और आपकी एज में 1 साल का फर्क है, उन्होंने बताया था। नहीं नहीं, ये अभी मार्गदर्शक, इन्हें आडवाणी जी के साथ जाना है, हमें पता है। उन्होंने बता दिया था मार्गदर्शक मंडल के आदमी है, कितना फर्क है। राहुल गांधी से 1 साल ही बड़े हैं वो सिर्फ। ये भूल जाते हैं इन्हें क्या कहना है। तो मैं ये कह रहा हूं इनकी कोई खता नहीं है, इसके लिए इनके लिए सम्मापी है। कांग्रेस के बिना इन्हें पानी हजम नहीं होता, राहुल गांधी के नाम लिए बिना इनकी रोटी हजम नहीं होता। गुरुद्वारे जाने से पहले कांग्रेस उबाच और राहुल उबाच और खड़गे उबाच करके जाते हैं, पाठ करते हैं नियमित। तो ये मार्गदर्शक मंडल के आदमी है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, इन्हें स्वतंत्र कुछ भी। मेरे 2 साल बाद राहुल गांधी भी आएंगे पीछे पीछे। मैं अपनी पार्टी के बारे में बता रहा हूं भाई, सुन ले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट की सभ्यता। नहीं, आपने निजी कहा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। मेरे बीच में से राहुल गांधी भी आ रहे हैं, चिंता मत करिए। सभ्यता के खिलाफ है, आप असभ्य मत बनिए प्लीज, आप अपने टाइम पे बोल लीजिए। तो हम अपनी पार्टी की बता रहे हैं मैडम कि हम महाअघाड़ी सर के इनके खिलाफ, हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में 2/3 बहुमत के साथ जनता के मुद्दों पर, चंदा लो धंधा वाली पार्टी से, महिलाओं बलात्कार के समर्थन में खड़े होने वाली पार्टी, हफ्ता वसूली वाली पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं। बीच में नहीं कोई बीच में नहीं बोल। हफ्ता वसूली वाली पार्टी के साथ बीच में नहीं, प्लीज आप ही बोल लीजिए भाई, अगर सब अपनी अपनी बारी में भूल जाते हैं मार्गदर्शक मंडल के आदमी है। तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम रिपीट करने जा रहे हैं हमारा गठबंधन झारखंड में। इनको परेशानी ये है, आप अभी कह रहे थे अयोध्या में चुनाव क्यों नहीं करा रहे, बेचैन है, डर रहे हैं, डरे हुए बोल चुके हैं आप। आपको भी मुझे लग रहा है भूलने की कुछ आदत हो गई है क्या अजय जी? नहीं, हमारी तो परमानेंट आदत है। आपने यही बात अभी थोड़ी देर पहले बोली। अब मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आप फिर उसी पर आ गए लौट करके महाराष्ट्र पे। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि अयोध्या की राजनीति में राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं, वो तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन उस पर आपने नहीं बोला। जो आरोप आप आरपी सिंह जी पर लगा रहे हैं वो तो मुझे लगता है आप पर भी। हाँ, भगवान श्री राम कण में मौजूद हैं संसार के, आपके कण में मौजूद है नहीं है। अरे अजय भाई बोल चुके हैं, इस पर बोल चुके हैं, जवाब देते हैं। कहाँ जवाब देते हैं? उन्होंने कहा मेरे दिल में और रोम रोम में राम है, अभी बोला था उन्होंने। रोम में नहीं है राम, 196 कंट्रियों में मौजूद है। रोम में कहाँ राम है? सुन लीजिए, ये फिर आगे प्रोपोगंडिस्ट। अरे रोम में नहीं, अयोध्या की बात कर रहे हैं हम दोस्त। रोम वाले राम के बाद आप तो रोम वाले राम में मत्था देखा ना, अयोध्या वाले राम पे कब मत्था देखने जाओगे? इंतजार कर रहे हैं। अरे अयोध्या वाले राम जी के मत्था देखने कब जाओगे? रोम वाले तो रोज देखते हो जाकर। अरे रोम वाले वहाँ तो रोज जाते हो आप अपने देवता के। अच्छा, ये रूल बनाया गया था और अभी खुद ही, एक मिनट, आप लोगों ने खुद ये रूल बनाया था, मैंने नहीं बनाया। सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, तो प्लीज कोई किसी के बीच में नहीं। अब रुकिए एक मिनट, ब्रिजमोहन जी बहुत शांति के साथ इंतजार कर रहे हैं, राकेश जी भी। मैं ब्रिजमोहन जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रिजमोहन जी, ये जो आपने फ्रेंडली फाइट की बात अभी हमने जो शुरुआत की थी, ये बटेंगे तो कटेंगे और ना बटेंगे ना कटेंगे। एक मिनट रुकिए अजय जी, अब रुकिए 1 मिनट। ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी क्या इसके साथ है? क्योंकि मदरसों में अगर सैलरी बढ़ाई जाती है तो वो किसका फैसला होता है? अजीत पवार जी का। जबकि बीजेपी और शिवसेना इसके लगभग खिलाफ ही थे, उनका तो उनकी पॉलिसी का भी हिस्सा नहीं था। अब जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें सीधे तौर पर मुस्लिम उलेमा हो या स्कॉलर हो या मौलाना हो, वो सबके सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और एकजुट होकर राहुल गांधी को वोट दिया जाए। तो क्या ये डर है कि फिर से वोट जिहाद जिसको कहा गया था लोकसभा चुनाव में, कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है? रीमा जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने मदरसे के शिक्षकों की जब वेतन बढ़ाया, वो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया, ये बात सच है कि उसका प्रस्ताव आदरणीय अजीत दादा पवार का था, पर यह बहुत पुरानी मांग थी। वहां पे जो प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको 18,000 से लेकर 23,000 रुपए तक का वेतन मिल रहा था। वहीं पर मदरसे के शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपए के बीच में मिल रहा था। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए उनकी बहुत पुरानी मांग थी। मैं सोचता हूँ कि इसको किसी धार्मिक चश्मे से देखने की जो हमारे विपक्षी जो साथी है, इनकी तो आदत ही पड़ गई है कि हर मामले को ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं और हिंदू मुसलमान बना के देखते हैं। जबकि महायुति की सरकार ने कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिसमें किसी धर्म या जाति के लोगों को बांटकर कोई फैसला किया गया। समग्र रूप से काम हुआ है। यही बात हमारी एनडीए की महाराष्ट्र दिल्ली की सरकार है, उनकी भी जितनी योजनाएं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो पूरे 1 अरब 45 करोड़ लोगों के लिए बात कहते हैं, इस देश के लोगों के लिए। उनका कभी भी मकसद किसी एक जाति या समाज के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बटेंगे कटेंगे वाले नारे के साथ आप हैं, आपकी पार्टी का क्या इस पर क्या व्यू है? कुछ इस पर बात की गई है कि हाँ ये स्लोगन लेकर चला जाएगा अब? नहीं, देखिए, ये नजरिया है देखने का। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस बात को कहा है तो उनका सीधा मतलब ये है कि पूरा देश एक रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी
विदेशी शक्तियां हैं जो इस देश को बांटने का काम कर रही हैं, तो उनका जो संदेश है, देखिए देश के प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो क्या हम ये माने कि वो एक या दो लोगों के लिए बोल रहे हैं, क्या एक या दो समाज के लिए बोल रहे हैं? वो जब कोई बात कहते हैं तो उनका बहुत व्यापक उसका अर्थ होता है। हम लोग उनके इस बात से सहमत हैं कि देश को एकजुट होना चाहिए। देश को बाहर की शक्तियों से यदि हमको निपटना है तो देश का एकजुट होना जरूरी है। इसमें मैं सोचता हूँ कोई गलत बात नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्लियर कट जवाब मिल गया है। कोई महायुति में तो कम से कम इस मुद्दे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो बंटने की बात है वो तो आप लोग ही बंट गए हैं। मतलब अबू आजमी अगर खड़े होते हैं तो समाजवादी पार्टी किसको टक्कर दे रही है? महागठबंधन को। तो भाई आप लोग तो बंट चुके हो ना, इसी बंटने की तो बात हो रही है। इंडिया गठबंधन की घबराहट, इंडी है वो इंडिया गठबंधन की घबराहट। हाँ, इंडिया गठबंधन की घबराहट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट का दर्द बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट का दर्द बता रहा है कि पहले जो गुजरात मॉडल पूरे देश में आया था, विकास का फर्जी मॉडल, उसका भंडा फूट गया, हवा निकल गई। फिर मोदी मॉडल आ गया, उसकी हवा निकल गई। अब सुन लीजिए, ले करके भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विकास मॉडल है, ना कोई कानून का मॉडल है, ना कोई रोजगार का मॉडल है, ना किसी किसानों का मॉडल है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे करके नफरत का मॉडल बचा हुआ है। सवाल ये है, बट गया इंडी गठबंधन, इतनी पूरी तरीके से बिखर रहा है इंडी गठबंधन। ये गठबंधन बट गया है, शिंदे गुट अलग जा रहा है, अजीत पवार गुट अलग जा रहा है। बिल्कुल तो इंडिया गठबंधन गया है। आप कहां से देख रहे हैं? अबू आजमी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? भाई धर्मेंद्र यादव जी की बात से मैं पूरी तौर से असहमत हूँ। अबू आजमी किसके खिलाफ अपने चुनाव लड़ रहे नजरिए हैं? से, अपने नजरिए से महायुति को या इंडिया को ना देखे। प्रोफेसर धर्मेंद्र, अबू आजमी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी डरी हुई मुझे बता दीजिए। अबू आजमी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का होगा वो बिल्कुल तय समय पे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, ये ऐसा कर लेते हैं। तय समय पे बता दिया जाएगा। सुना ही नहीं, आप ही के नेता क्या कह रहे थे? इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है। राजनीति में त्याग का कोई रोल नहीं है, त्याग होता ही नहीं है। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने कहा हमें तो इग्नोर किया जा रहा है। जो इग्नोर कर रहे हैं एक बार उनसे भी सवाल पूछ लो। तो वो जो इग्नोर कर रहे हैं ना, अजय वर्मा जी, उनसे पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर राकेश जी का रुख करेंगे, छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, अजय वर्मा जी और उसके बाद राकेश शुक्ला जी। अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, ये हमारी पार्टी, देखिए ये तो मार्गदर्शक मंडल के लोगों की आदत है कि वो अपनी रणनीति भी बनाएंगे, वो अपने सहयोगी की भी बनाएंगे, वो फिर अफगानिस्तान की बनाएंगे तालिबानों की, फिर वो चले जाएंगे रशा की बनाएंगे, फिर वो कांग्रेस की बनाएंगे। अरे भाई, अपनी बना के आपस में इसलट लो तीनों लोग। कभी लड़ाई सिर्फ फुटबॉल हो रही है, अभी समिट की रही है। क्या कह रहे थे, कितना जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बिना इनका अजय भाई सुमित करैया जी तय नहीं हुआ था। किरीट सोमैया जी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। अरे थोड़ा दिमाग से, आज बादाम कम नहीं मिल रहे इन दिनों में, थोड़ा बादाम नहीं मिल रहे इनको। अरे इनको माफ है, इनको बादाम खाने को नहीं मिल रहे आजकल। कैसे कमेंट्स चल रहे हैं? रुकिए सब अपनी अपनी बारी में बोलिए। क्या हुआ अजय जी, आप पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं अजय जी? नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ। अगर ये ऐसे करेंगे मेरे बीच में, बार बार बोलते हैं, लेकिन आप पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा पर्सनल। आपने नाम ही ठीक नहीं लिया यार। अरे भैया, आपने नाम ही नहीं ठीक लिया। नाम तो ठीक लो। अच्छा, नाम तो ठीक ले लो। अच्छा, आरपी सिंह साहब का सम्मान रखिए। सवाल अजय वर्मा जी से। सर, नाम तो ठीक लो। ओके। अजय वर्मा जी जल्दी बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तीनों हमारे गठबंधन के लोग आपसी सहमति से, हमारी पॉलिटिकल रणनीति है हमारे गठबंधन की। हम कैसे चुनाव लड़े, हम 10 पे लड़े या 100 पे लड़े, उद्धव साहब के 10 पे लड़े या 100 पे लड़े। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। तीन लोग गठबंधन का हिस्सा है, अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा नहीं है। क्लियर कट आपने बता दिया, आपने क्लियर कर दिया। आपके झूठ से देश का झूठ नहीं बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने बोला है, झूठ बोल रही है आप। हमारे मीडिया को लताड़ने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव से बात कीजिए तो ठीक हो जाएगा सब।
अखिलेश यादव से सीधे बात करते हैं तो ठीक हो जाता है। अबू आजमी सर्टिफिकेट बांटने से कुछ नहीं होगा। जो चीजें राइटिंग ऑन द वॉल हैं, हम यूपी में इनको लड़ा रहे हैं मजबूती के साथ, तो हम गठबंधन में कांग्रेस के सारे लोग समाजवादी को लड़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारी रणनीति है, इसमें ना इंटरफेरेंस कोई करे, ना कोई सर्टिफिकेट दे दे, ना बोले तो बहुत अच्छा है। ये अपनी अपनी रणनीति है, इनकी ये जाने, हमारी अपनी जाने। अजय राय से बात हो गई, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, अजय राय से बात हो गई थी। अजय वर्मा जी, इस बार महाराष्ट्र में जिस खेले की हम बात कर रहे हैं राकेश जी, क्या वो खेला सीधे तौर पर किसी तरफ से आने वाला? राकेश शुक्ला जी, अजय राय से बात हो गई थी आपकी। राकेश शुक्ला, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। अजय वर्मा को म्यूट कीजिए आप। अब जो बोलेगा उसको म्यूट किया जाएगा और जिससे सवाल होगा वही बोलेंगे। राकेश शुक्ला जी प्लीज। जी फिर से सवाल दोहरा दीजिए। मेरा सवाल यही था कि क्या इस बार जो खेले की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में खेला हो गया, वो खेल एक दूसरे का ये पार्टियां ही बिगाड़ने वाली हैं? देखिए, महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए। दोनों में अलग अलग इस तरीके से देखिए कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान, ये तीन, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई और आपका विदर्भ, ये तीनों जगह से कंपटीशन चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसी को लेकर देखिए, नाना पटोले ने इतना दबाव बनाया कि राहुल गांधी बेटिंग से उठ के चले गए कि सीट हम ज़्यादा विदर्भ में नहीं देंगे। इधर शिवसेना की तरफ से ज़्यादा दबाव बनाया गया कि हमको विदर्भ में ज़्यादा सीटें चाहिए। पृथ्वीराज चौहान साइलेंट तरीके से अपना जो पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पे और मराठवाड़ा क्षेत्र में वो चाह रहे हैं कि हम कम से कम 35 से 40 सीटें हम कांग्रेस की जितवा के ले आए तो हमारी दावेदारी मजबूत होगी। महायुति के अंदर ये है कि महायुति में एक टास्क दिया गया है कि जिस तरीके से अजीत पवार का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है, यदि विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन ठीक नहीं होगा तो जो आलोचनाओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र इकाई है वो बहुत दिन तक छाते के अंदर आपको नहीं रख पाएगी। तो ऐसे में अजीत पवार के सामने एक चैलेंज ही है कि उनको मराठवाड़ा क्षेत्र में अपना प्रदर्शन बेहतर करना पड़ेगा। चाचा की अपेक्षा। समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ी विसंगत ये है कि वहाँ पे अबू आजमी जी हैं। अबू आजमी जी चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटें यदि हमको इंडी गठबंधन से, महाविकास अघाड़ी से मिल जाएगा तो हमारा जो राजनीतिक गाड़ी चल रही है वो चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस भी देने को तैयार नहीं समाजवादी पार्टी को। अभी एक बड़ा अच्छा जो अभी आपने जिक्र किया, अखिलेश जी ने जो त्याग की बात की, मेरा अपना आकलन ये है कि अखिलेश जी ने 2 दशक के बाद कांग्रेस को आईना दिखाया है। जब सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई किन्हीं कारणों से, तो ये कहा गया है कि उन्होंने त्याग किया है। तो अखिलेश जी ने कुल मिला के ये बताया कि त्याग वाग कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर अभी जब उपचुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये एक आडंबर बनाया गया कि कांग्रेस ने त्याग किया है। तो अखिलेश जी ने ये बताया है कि आपका त्याग हम समझ रहे, आप 2027 की सौदेबाजी के लिए उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि उपचुनाव में प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं होगा तो 27 में आपकी दावेदारी सीटों की कमजोर हो जाएगी। और कांग्रेस भी ये जानती है कि हमें यदि 27 में अधिक सीटें चाहिए तो हमें अभी जो आडंबर बना हुआ है, एक प्रदर्शन बना है लोकसभा चुनाव का, वो न बिगड़ने पाए। तो ये तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव क्लियर कट फॉर्मूला है ना। यूपी में आपने त्याग नहीं किया, महाराष्ट्र में देखिए ये अभी लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सीधे पहुंच गए रामलला विराजमान के दर्शन करने के लिए। और वहां रामलला के दर्शन करने के लिए पहली दिवाली रामलला की जिस भव्य मंदिर में हो रही है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आ रही हैं, जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वहां पर अयोध्या वासियों को संबोधित भी किया और बताया कि किस तरह से अब तक राजनीति होती रही, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें। चलिए ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, त्याग तो कोई नहीं करता ना उत्तर प्रदेश में आपने कांग्रेस के लिए किया, तो फिर महाराष्ट्र में कैसी उम्मीद आपकी? फिर तो त्याग शब्द एक्चुअली मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने गलत ही बोला। सही बात है, कोई त्याग नहीं कर रहा है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता 17 लाख का सूट पहन के त्याग कर रहे हैं क्या? 4 लाख की कलम लेकर के त्याग कर रहे हैं क्या? इससे क्या लिंक है? 5 लाख का चश्मा पहन के त्याग कर रहे हैं? इस मुद्दे का इससे क्या लिंक है? सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, आप सूट पर पहुंच गए। बात यहाँ ये हो रही है किसने सीटें छोड़ी, कौन किसके खिलाफ फ्रेंडली फाइट में खड़ा है, आप पेन पर पहुंच गए, ये क्या है? आप 10 दिनों तक ये चलाते रहे, 10 दिनों तक ये चलाते रहे कि उत्तर प्रदेश में सीट ये बहुत अच्छा है, बोलना होता है। धर्मेंद्र यादव को बोलते आप हैं, ये तो बहुत ही सही चल रहा है। यहाँ आपकी तस्वीर नहीं आ रही है।
चलिए 10 दिन तक मीडिया में चलता रहा कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान, जबकि इंडिया अलायंस पूरी बातचीत करके उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात तय हो गई। वो आपको समय रहते बता दिया गया। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में बता दिया जाएगा। ये भी बात करना जरूरी है कि तो एनडीए गठबंधन में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप पार्टनर है महाराष्ट्र में या नहीं है, यही तो सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे इग्नोर किया जा रहा है, स्टूडियो में बैठकर आप कह रहे हैं हमारी फाइट साथ में हो रही है, तो मैं दोनों में से किस पर विश्वास करूं? नहीं, जब तक अंतिम दौर की बातचीत ना हो जाए, जब तक चलिए भाई जरा बयान एक बार इनको सुना दीजिए। प्रोड्यूसर से मैं कहूंगी अगर वो बयान अभी तुरंत सुना सकते हैं, पूरी बाइट कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, जिन्होंने इग्नोर किया वो अभी सुनाते हैं। अजय जी धैर्य रखिएगा। हाँ, कंप्लीट कीजिए प्रोफेसर धर्मेंद्र। मैं कह रहा हूं जब तक अंतिम दौर की बातचीत ना हो जाए तब तक हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आप कयास लगा सकते हैं, आपका लगाना लाजमी है, आप कयास लगाइए, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगा, झारखंड का चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का उपचुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से परास्त करके उन्हें बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को धोखा देगी तो लोग उसको धोखा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और जनता इनके खिलाफ वोट करेगी। बृजमोहन जी को फ्रेम में लाइए। जी बृजमोहन जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं तो ये कह रहा था कि दोनों जो गठबंधन है, अभी दोनों गठबंधनों में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर अभी सहमति का मुद्दा रुका हुआ है। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, जहां हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपस में बैठकर सारी बातों का हल। बृजमोहन जी 1 मिनट आपको रोकूंगी, हमें जरा अयोध्या एक बार फिर चलना होगा क्योंकि इस वक्त ये लाइव तस्वीरें जो चल रही है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी आगामी भविष्य में भी। योगी आदित्यनाथ सरयू के घाट पर, और अभी अभी उन्होंने पहले रामलला के दर्शन किए, पहली दिवाली रामलला की अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद, जनवरी के बाद ये पहली दिवाली है अब क्योंकि, तो ये तस्वीरें अपने कई केंद्रीय मंत्रियों और खासकर अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पर ये जो कार्यक्रम है इस पर भी देश और दुनिया सभी की निगाहें लगी रहती हैं। जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है ये अयोध्या में, हर बार ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है इसमें। तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें ये दीपोत्सव की भी हैं और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए दीपोत्सव में और इस वक्त वो दीप जलाकर दीपावली के इस उत्सव का अयोध्या में शुभारंभ भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हम शॉट्स चलाते रहते हैं और साथ में मैं ज़रा प्रोफेसर धर्मेंद्र इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और डीडी न्यूज़ के परिवार को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे आरपी सिंह साहब बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन सुखद अनुभव तो हो रहा होगा देखकर। शुभकामनाएं। सुखद बिल्कुल लगता है, लेकिन जब आज ही के दिन जौनपुर में किसी के सर अरे को काट सर, दिया आज जाता के दिन है, अच्छी बातें भी कुछ हो सकती थी। किसी की मौत में भी आप अच्छी बात अगर इसमें गलत बात मौत समझेंगे नहीं, कैसे मैं होगा, तो मुझे आपको बताइए। अंधकार से उजाले की तरफ जो अयोध्या गई है, मैं वो सब तस्वीरें आपसे पूछ रही हूँ। जिसके धड़ को सर से अलग कर दिया गया है उसके जीवन में तो हमेशा के लिए अंधेरा हो गया है, उसका परिवार गम में डूब गया है। अगर हम उसके लिए बोल रहे हैं तो आपको रोकना नहीं चाहिए कम से कम। लेकिन आपको आज मर्यादा दीपावली पुरुषोत्तम में भगवान राम अगर देख रहे अयोध्या हो- पर उत्सव हो रहा है, इस पर भी 2 शब्द अगर आप कहते तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा आपको ये है कि हाँ, कह दिया, वो मैंने आपसे कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देखना सुखद होता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी के आसपास बहराइच में दंगा करवाए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, और ये दावा नहीं है, ये हकीकत है और उनके विधायक खुद इस बात से सहमत है। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि ये प्रायोजित दंगा था और उपचुनाव को जीतने के लिए। ठीक है आरपी सिंह जी। अब ये पता नहीं कहाँ से मनोर कहानियाँ या मनगढ़ंत कहानियाँ कहीं पढ़ते हैं और उसको आकर यहाँ कर अपना बोलना शुरू करते हैं कि वहाँ पर कोई अपने आप कुछ रचा गया, भरीच में कुछ रचा गया, सच दूसरी तरह है। परंतु सर, आपको जहाँ बाकी याद है, आज के दिन कोठारी बंधु को भी याद कर लेना चाहिए था आपको। अगर आपको बाकी याद आ रहे तो कोठारी बंधु को जिस प्रकार से मारा था आप लोगों ने, वो भी सब लोगों को याद है। और आज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने वहाँ पर कोठारी बंधु की चिंता करते हैं, वहाँ उनके नाम से सड़क भी रखी है। परंतु जो मूल बात है, इनको ये सब अच्छा नहीं लगता भाई। इनके लिए रामलला टेंट से भव्य मंदिर में आ गए, उनकी मूर्ति की स्थापना हो गई, इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनको तो लगता था वहीं रहना चाहिए। इन्होंने तो कोशिश करी थी अपनी तरफ से कि वहीं रहे रामलला, वहीं के वहीं रहे, और ये सरकारी तौर पर भी करी और निजी तौर पर भी करी। और उस पर वो
खुशी मनाते थे, छाती ठोकर कहते थे, उसमें ये भावना नहीं थी कि नहीं हमने कोई गलती कर दी, हमसे कोई नाइंसाफ़ी हो गई। वो तो कहते थे हमने किया तो किया, अच्छा किया। तो इसलिए इनके लिए ठीक है, आज ये जरूर बोल रहे हैं कि हमें दृश्य अच्छा लग रहा है, परंतु अच्छा होता दृश्य और अच्छा होता आज अखिलेश यादव भी नहीं, आज अखिलेश यादव भी वहाँ पे जाते और रामलला के दर्शन कर आते, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में वोट बैंक है। इन्होंने कहा जो पीडीए बनाई इन्होंने सो कॉल्ड पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक बड़ा है इनके लिए, अल्पसंख्यक के ही नज़र से ही सब कुछ करना है। और इसलिए पीडीए ना पिछड़ा ना दलित में अल्पसंख्यक शामिल नहीं है, इसलिए उनके लिए अल्पसंख्यक अलग है। और इसलिए ये कभी राम मंदिर जाएंगे भी नहीं। मतलब मैं धर्मेंद्र यादव जी की बात नहीं कर रहा, पर इनके नेता तो कभी जाने वाले नहीं। धर्मेंद्र यादव जी तो फिर भी चलो मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जल्दी से प्रोफेसर धर्मेंद्र जवाब दीजिए संक्षिप्त में, फिर ब्रेक लेते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ये नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती है। सबको पता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 37 सीट जीतती है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती है, तो उसको हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर क्षेत्र के लोगों ने वोट किया है, इसलिए जीती है। अब उसका अपमान करना अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है, हर प्लेटफॉर्म पे करती है, तो जनता का अपमान करे। लेकिन ये बात जनता बाखूबी देख रही है, इस राष्ट्रीय चैनल पे जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं, वो जनता इस बात को समझ के आने वाले उपचुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा, सारे का बदला एक साथ लेगी। इनको अभी सुधरने का मौका था, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी राजनीति की उसी से चलती है। हिंदू मुसलमान कर दो, बाकी किसी की बात मत करो। कि हम आज बहराइच मुझे बताइए, दीपावली पर इस शो को कर रहे हैं, मुझे लगा था कि इतनी सुंदर तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या से, और पहली बार मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मतलब अफसोस लग रहा है प्रोफेसर धर्मेंद्र नहीं इस पर बात कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद, और अब वक्त क्योंकि कम ही बचा है तो एक एक करके फाइनल कमेंट हम लेंगे। ब्रिजमोहन जी, जो तस्वीरें मैं दिखा रही थी, मैं ज़रा आपसे भी उस पर एक रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे ना बटेंगे ना कटेंगे, ये दो ही स्लोगन है जो झारखंड में भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहे हैं और यूपी में भी सुनाई दे रहे हैं। देखिए, जो अभी आपने अयोध्या के जो दर्शन कराए पूरे देश को, ये अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है, और मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। और इसको अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने नजरिए से देख के अगर इसको नकारता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हम सब लोगों को भगवान राम तो हर एक के हृदय में बसे हुए हैं, और अगर उनके लिए अगर अच्छा मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसके लिए हम सभी लोगों के हृदय में श्रद्धा भी होना चाहिए। और आपको तो मालूम ही है कि वहां पर मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है, मस्जिद का भी वहां पे निर्माण चल रहा है। तो इस बात को हमको बहुत एक व्यापक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो इसे बहुत ही व्यापक रूप से देखती है, और ये देशवासियों की मन की बात थी जिसको कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि एक ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो आपके माध्यम से कम पूरा देश देख पा रहा है। मैं बल्कि आपके जितने दर्शक हैं उन सारे लोगों को भी इस दीपावली के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि देश उनका सबों का जीवन मंगलमय हो, और हम सब लोग भारत को मजबूत बनाने के लिए ताकत के साथ काम करें। ठीक है, फाइनल कमेंट RP सिंह जी, धर्मेंद्र जी और राकेश जी। देखिए, हमारी आस्था तो इस हद तक की है कि 2018 के अंदर हम लोगों ने 5 सिख देश भर से गए थे। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड है वहाँ पर, जहाँ गुरु नानक देव जी भी गए थे वहाँ पर, और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी गए थे। हम लोगों ने वहाँ जाकर अरदास की, प्रार्थना करी, वहाँ पर पाठ रखा और ये विनती करी थी कि जल्द से जल्द फैसला हो। और उस अरदास का मैं कहता हूँ हमारी अरदास भी उसमें सम्मिलित हुई, जिसके कारण से 2019 में फैसला भी आया। और 2023 के इसी साल 23 जनवरी को हम लोग वहाँ पर रामलला के दर्शन भी कर आए। क्या कि ये जो आपने आज दृश्य दिखाया, जो सरयू का और जो वहाँ पर पूरे ओवरऑल जो दृश्य दिखाया,
ये हर जो देशवासी है उसके लिए एक ऐसा देश है जो हमेशा अलौकिक देश है, हमेशा के लिए उसके मन में छाप रह जाएगी कि आज के दिन वहाँ पर 500 साल लगे, पर 500 साल बाद रामलला यहाँ स्थापित होने, जिस मंदिर में स्थापित होने जी थे भव्य राम मंदिर में, उस भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापना हुई। भगवान राम वहाँ पर खुद वहाँ पर आ गए हैं। ये हर किसी राम भक्त के लिए बड़ी बात है ये। ठीक है। हमें प्रधानमंत्री का एक अहम कार्यक्रम है आज के दिन, बहुत सारी योजनाओं को वो आज अमली जामा देने वाले हैं और खासकर कई योजनाओं का हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री केवड़िया, जहां पर कि 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षकों को भी वो अब संबोधित करेंगे और इस साल के कार्यक्रम का जो विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं और ये आप वो तस्वीरें सीधे देख रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री ने जब इन योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास रखा गया। तो आज का दिन बहुत ही अहम है देश के लिए भी और खासकर केवड़िया, जहां पर प्रधानमंत्री खुद इस वक्त मौजूद हैं और वहां से ये तमाम योजनाओं का लोकार्पण भी किया और साथ में प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तमाम इन योजनाओं के बारे में वो बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत इसकी संकल्पना के तहत ये योजनाएं हैं जिनको कि प्रधानमंत्री ने एकता नगर में उद्घाटन किया। तो ये शिलान्यास कार्यक्रम जो कि केवड़िया में चल रहा है, वहाँ पर से ये तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देख रहे हैं। विकसित भारत के लिए रोड मैप, आत्मनिर्भर और विकसित भारत, ये इसका विषय है और 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री ने जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और इसके साथ ही 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षकों को अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। उसका भी हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे, प्रधानमंत्री की विशेष बातें जो अपने संबोधन में वो कहने वाले हैं। और इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षक शामिल हैं जिनको कि प्रधानमंत्री अब से बस कुछ ही पलों में संबोधित करने वाले हैं। तो दिवाली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री की तरफ से 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन, और प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी आज सुबह ही दी थी कि आज की शाम बहुत अहम होने वाली है जब वो बहुत सारी एकता नगर में विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास साथ में किया और अधिकारियों से ये समझते हुए कि क्या क्या योजनाएं हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है इन योजनाओं की जिनका कि प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। तो केवड़िया से ये तस्वीरें, स्टैचू ऑफ यूनिटी और राष्ट्रीय एकता दिवस जिसे आज के दिन को नाम भी दिया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें कि उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम की, और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे केवड़िया की, जहां पर कि 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के साथ प्रधानमंत्री ने ये जो शिलान्यास किया है उन सभी योजनाओं के साथ ये तस्वीरें, और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान आज इस शो में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच MDH।